तो हमने पिछली वीडियो में आपको यहाँ भारत में राज्य की प्रवृत्ति के बारे में तक पढ़ा दिए थे, जिसको हम राज्य के बारे में, राज्य की जानकारी के बारे में हम एक उदारवादी दृष्टिकोण से हम राज्य की स्थिति के बारे में जानेंगे, दूसरा मार्क्सवादी दृष्टिकोण से और तीसरा गांधीवादी दृष्टिकोण से। तो हमारा पहला आता उदारवादी दृष्टिकोण। पहले तो उदारवादी होता क्या? आपको पता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था तो उसके बाद शीत युद्ध का दौर चला था यूरोपियन संघ में और अमेरिका में। तो उसी समय ये उदारवाद जैसे दृष्टिकोण पैदा हुई थी। इसमें क्या था कि इसमें जैसा भारत जैसा देश क्या बोले थे विदेशी कंपनियों की कि आप आओ हमारे देश में आओ व्यापार करो, और जो मतलब कर बनता है, जो हिसाब मतलब गवर्नमेंट टैक्स होता है वो आप यहाँ पे दीजिए, और पर खुले दिल से व्यापार करिए, किसी भी प्रतिबंध की मात्रा कम हो उसमें। ठीक, उदारवाद का अर्थ आप खुले दिल से लगा सकते हैं। तो हमारे इसमें पहला पॉइंट आता है उदारवाद दृष्टिकोण ने संस्थान और प्रक्रियाओं को राज्य और राजनीतिक शक्ति को समझने की कुंजी के रूप में बल दिया। यानी जो उदारवादी दृष्टिकोण है ना, ये राज्य और राजनीतिक शक्ति को समझने में बल दिया इसने। ठीक है ना। दूसरा हमारा आता है, दूसरा पॉइंट हमारा आता है यह विकास और सामाजिक परिवर्तन को पहचानता है। ठीक है ना, ये विकास को पहचानता है और सामाजिक परिवर्तन को समझता है। तीसरा हमारा आता है उदार लोकतांत्रिक स्वरूप। यानी ये जो उदार है ये बिल्कुल लोकतंत्र पर आधारित है। लोकतंत्र ये किसी भी तरह का राज्य तंत्र पे स्थापित नहीं है, यानी निर्भर नहीं है, आश्रित नहीं है। ये बिल्कुल लोकतंत्र पर आश्रित है कि व्यक्ति आए व्यापार करे, खुले दिल से व्यापार करे, राज्य का कम से कम प्रतिबंध हो। ये चौथा हमारा था कानून के शासन के माध्यम से ये अराजकता को रोकता है, यानी जो रुकावटें होती है उसको रोकता है। पांचवा हमारा आता है ये राज्य को एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में देखता है, यानी कि जो राज्य है उसको एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में देखता है। राज ये नहीं कि आप यहाँ पे राजतंत्र की दृष्टि से हम उसे देखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा छठा पॉइंट आता है उदारवादी विद्वानों ने राज्य की केंद्रितता को एक स्वतंत्रता अभिनेता के रूप में, यानी स्वतंत्रता के अभिनेता के रूप में देखा है, जहां राज्य को एक उच्च हस्तक्षेपकारी विकासवादी भूमिका निभानी होती है। ठीक है ना। यहाँ पे कम हस्तक्षेप देना होता है, परंतु वो जो हस्तक्षेप हो, जो भी वो हस्तक्षेप करते हैं, रुकावटें प्रतिबंध करते हैं, वो विकास के लिए करते हैं। ठीक है ना, कि आप तो ये नहीं कि आप मतलब इन्वायरमेंट को, वातावरण को देखकर, पर्यावरण को देखकर उसको अनदेखा करके आप विकास किए जा रहे और पर्यावरण नष्ट होते जा रहा है, तो उसको देखकर कुछ प्रतिबंध लगाकर विकास किया जाता है। सातवां पॉइंट हमारा होता है ये धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा के कारण मजबूत है। ठीक है ना। ये जो हमारा उदारवाद है ये बड़े बुनियादी उद्योगों और धर्मनिष्ठता, यानी किसी भी विशेष धर्म को यहाँ पे दर्जा नहीं दिया गया भारत जैसे देशों में। ये जातिगत, अब जो ये उदारवादी दृष्टिकोण है ये इसको भी एक जातिगत संघर्ष जो आपको दिखता ही है, आज के भी समय में दिखता है, धार्मिक कट्टरवाद और सांप्रदायिकता, राजनीतिक लामबंदी के बढ़ते, इन सब के कारण हम इसको कमज़ोर देखते हैं कि उदारवादी जो दृष्टिकोण है, जो राज्य की उदारवादी दृष्टिकोण है, इस जातिगत संघर्ष, धार्मिक कट्टरवाद, सांप्रदायिकता के कारण ये कमज़ोर होती जा रही है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब हम राज्य की प्रकृति, राज्य की स्थिति को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझते हैं। पहला पॉइंट हमारा आता है मार्क्सवादी। आपको पता है कि ये एक कार्ल मार्क्स पे आधारित है। इसमें दो वर्ग में विभाजित किया गया था, शासित वर्ग और शोषित वर्ग। ठीक है ना। इसी के बारे में हम जानेंगे। तो ये क्या है, पहला हमारा पॉइंट आता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण है जहाँ राजनीतिक अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ हम किस पे विशेष बल देते हैं, हम अर्थव्यवस्था पे बल देते हैं, राजनीतिक अर्थव्यवस्था पे बल देते हैं। आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण वाहन है। ये जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, जो राज्य की मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, ये अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा दृष्टिकोण मतलब देखता है, आर्थिक विकास को ज़्यादा ध्यान में रखता है ये। तीसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा ये शासक वर्ग और शासित वर्ग के बीच चल रहे वर्ग संघर्ष में राज्य की पक्षपात भूमिका को बताता है। अब ये आप जानोगे कि राज्य जो रईस है उसको ज़्यादा विशेष अधिकार दिया रहता है, उसकी ज़्यादा मतलब इसको देखने को भी मिलता है, हमें पक्षपातपूर्ण ये देखने को भी मिलता है भेदभाव।
चौथा हमारा आता है कि मार्क्सवादी ने तर्क दिया है कि राज्य ऐतिहासिक रूप से समाज के विभाजन के साथ साथ एक शासन वर्ग में उभरा जो अवकाश और विशेष अधिकार का, यानी कि ये इतिहास से ही आपको पता है कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ है मार्क्सवादी के अनुसार, एक शासन वर्ग और एक शासित वर्ग, ठीक। जिसमें कि जो शासक वर्ग है, जो मतलब शासित मतलब छोटे अपने से छोटे वर्गों पे अधिकार जमाता है, उसको कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, अवकाश दिया गया है। पांचवा हमारा आता है भारतीय राज्य की एक मार्क्सवादी समझ राज्य के वर्ग चरित्र को दर्शाते हैं। यहाँ कि यह मार्क्सवादी जो समझ है वो भारत के राज्य में जो समाज है उसको दर्शाती है। प्रमुख वर्गों की सेवा करना और ज़रूरत पड़ने पर उनकी सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को सुरक्षित करने के लिए ज़बरदस्त साधनों के उपयोग करना, ये हमें बताती है, ये समझने में सहायता करती है। यह हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक कर लिया है। हमारा तीसरा टॉपिक आता है गांधीवादी दृष्टिकोण। इसमें हम राज्य की गांधीवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि गांधीवादी दृष्टिकोण महात्मा गांधी से संबंधित है। इसमें महात्मा गांधी ने स्वराज की अवधारणा पर आधारित किया है कि मतलब हम खुद के शासन, खुद का सरकार बनाएंगे। जैसा कि इसका अर्थ है विदेशी शासन का अभाव, यानी इसको दूर करना, विदेशी जो हमारे पे अंग्रेज़ों का शासन का उसको दूर करना और स्वयं सरकार की स्थापना करना। उन्होंने राज्य को एक अवश्य बुराई माना है और गोरों के हुक्म का समर्थन किया है, यानी गांधी जी ने राज्य को एक बुराई कहा गया और वो उन्होंने बताया कि ये गोरों का समर्थन करती है। वे सरकार अच्छी है जो सबका कम से कम शासन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना है, यानी 5 साल के लिए सरकार आती है, अपना उत्तम से उत्तम, अपना सर्वोच्च से सर्वोच्च कार्य करती है। अगर नहीं करती है तो आज के समय में जनता सरकार को गिरा भी सकती है। तो जो जितना कम से कम शासन करेगा वो देश का विकास उतना ही अच्छा होता है। चौथा पॉइंट हमारा आता है, इसमें कहा गया है कि लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ हस्तक्षेप न्यूनतम होने पर सरकार मतलब कि कम से कम हस्तक्षेप हो तो वो सरकार सर्वश्रेष्ठ है। पांचवा हमारा आता है, गांधी के आकलन में राज्य केंद्रीय रूप से हिंसा का प्रतीक था, यानी उस समय राज्य था वो हिंसा का प्रतीक हुआ करता था। छठा हमारा आता है, गांधी जी ने पश्चिमी प्रतिरूप, यानी जो फॉरेन कंट्री है उसके जो मॉडल है, राज्य को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि यह हिंसा या ज़बरदस्ती। आपको पता है कि अंग्रेज़ ऐसे कानून लागू करते थे जो ज़बरदस्त होते थे, मतलब ज़बरदस्ती लोगों पे लागू किया जाता था। सातवां हमारा आता है, गांधी के अनुसार समाज की प्रगति, यानी उसका जो विकास है उन कार्यों के माध्यम से की जा सकती है जो व्यक्ति अपने मर्जी से करे, ठीक है ना। आठवां हमारा आता है, गांधी के स्वराज का अर्थ लोगों की सहमति और भागीदारी वाली सरकार है। इसमें आम जनता हो, उनकी सहमति हो, उनकी भागीदार हो, वो सरकार बहुत ही अच्छी है गांधी जी के अनुसार। हमारा लास्ट पॉइंट आता है, स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने गांधीवादी राज्य की कुछ विशेषता अपनाई, यानी संविधान में गांधी जी के कुछ विचारों को शामिल किया गया, जैसा कि समतावादी समाज, यानी एक समान समाज, किसी भी तरह का भेदभाव ना होना, अपरिष्टता, छुआछूत को दूर करना, समाज के कमज़ोर जो वर्ग होते हैं उनको विशेष देखभाल करना, जैसा कि आज के समय भी आपको देखने को मिलता है जो SC, ST, OBC, ये से कुछ जो अनुसूचित जनजातियाँ होती है, पिछड़ा जो वर्ग होता है, उनको विशेष अधिकार दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, उनकी देखरेख, उनको सामान्य में समाज के सम्मान लाने के लिए, बिल्कुल बराबरी लाने के लिए कुछ बहुत ही प्रयत्न किया जा रहा है आज के समय में। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता हुआ, हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड यूनिट कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो और आप हमारे नोट्स को देखने के साथ साथ आप इसको लिख भी रहे हो और पेपर से पहले आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज़ कर लीजिए, जिसको आप बहुत बेनिफिट हो।